4.5 बिलियन साल पहले, जहां आज हमारा सन है, हमारी अर्थ है, ये पूरा सोलर सिस्टम है, वहां कुछ नहीं था। सिर्फ एक चीज थी, गैस और धूल का एक बहुत बड़ा ठंडा अंधेरा बादल। कोई सन नहीं, कोई प्लैनेट्स नहीं, कोई तुम नहीं, कोई मैं नहीं, बस धूल। और फिर कुछ हुआ, कुछ ऐसा जिसने उस धूल के बादल को 8 प्लैनेट्स और एक तारा बना दिया। यह है व्योम विज्ञान, और हम जानेंगे सोलर सिस्टम एक्चुअली कैसे बना। अगर आज अचानक हमारा सौर मंडल गायब हो जाए और हम समय में 4.6 अरब साल पीछे चले जाए, तो हमें ना पृथ्वी दिखाई देगी, ना सूर्य, ना चांद और ना ही कोई ग्रह। जहां आज हमारा पूरा सोलर सिस्टम मौजूद है, वहां केवल गैस और धूल का एक विशाल बादल होगा। एक ऐसा बादल जो लाखों करोड़ों किलोमीटर तक फैला हुआ था और मिल्की वे गैलेक्सी के एक साधारण से कोने में चुपचाप तैर रहा था। चलो सबसे पहले समझते हैं, ये धूल का बादल एक्चुअली क्या था। स्पेस में ऐसे बादलों को कहते हैं मॉलिक्यूलर क्लाउड या नेबुला। ये बने होते हैं हाइड्रोजन गैस, हीलियम गैस और थोड़ी सी धूल से, जिसमें कार्बन, ऑक्सीजन, आयरन जैसे हेवियर एलिमेंट्स होते हैं। ये धूल कहां से आई? ये किसी पुराने तारे के मरने से आई, जो हम पिछले वीडियो में कवर कर चुके हैं। तो बेसिकली हमारा नेबुला था एक विशाल, ठंडा, शांत बादल, फैला हुआ ट्रिलियंस ऑफ किलोमीटर्स में। इतना बड़ा कि अगर तुम इसमें चलना शुरू करो लाइट की स्पीड से भी, तो पार करने में सैकड़ों साल लगेंगे। और ये बादल बिलियंस ऑफ ईयर्स तक बस शांति से वहां पड़ा रहा, कुछ नहीं हो रहा था, जब तक पास में किसी पुराने तारे की मौत नहीं हुई। जब एक बड़ा तारा मरता है, तो वो एक सुपरनोवा एक्सप्लोजन में फटता है। इस एक्सप्लोजन की शॉकवेव स्पेस में फैलती है, जैसे पानी में पत्थर डालने से रिपल्स बनती है। और जब ये शॉकवेव हमारे नेबुला से टकराई, इसने बादल के एक हिस्से को थोड़ा सा कंप्रेस कर दिया। बस इतना ही काफी था, ग्रेविटी ने बाकी काम कर दिया। अब यहां से चीजें तेज होने लगती हैं। जैसे ही बादल का घना हिस्सा थोड़ा कंप्रेस हुआ, तो उस हिस्से का ग्रेविटी बढ़ गया। ज्यादा ग्रेविटी मतलब ज्यादा धूल और गैस उसकी तरफ खींचने लगी। ज्यादा धूल खिंची मतलब ग्रेविटी और बढ़ गई। ये एक स्नोबॉल इफेक्ट बन गया। बादल अपने ही ग्रेविटी के नीचे कोलैप्स होने लगा, अंदर की तरफ सिकुड़ने लगा। अब यहाँ एक बहुत जरूरी चीज होती है, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। इसे समझने के लिए एक सिंपल एग्जाम्पल लो। एक आइस स्केटर को देखो। जब वो अपने हाथ फैलाकर घूमती है तो धीरे घूमती है, लेकिन जब वो हाथों को अंदर खींच लेती है, वो तेजी से घूमने लगती है। हमारे नेबुला के साथ भी यही हुआ। जैसे जैसे ये बादल सिकुड़ा, ये तेजी से घूमने लगा, और तेज घूमने की वजह से ये एक गोले की जगह एक चपटी घूमती हुई डिस्क में बदल गया। ठीक वैसे जैसे एक पिज्जा का आटा होता है, जब तुम उसे स्पिन करते हो, वो चपटा होकर फैल जाता है। इस डिस्क को कहते हैं प्रोटोप्लैनेटरी डिस्क, मतलब प्लैनेट्स बनने से पहले की डिस्क। अब इस घूमती हुई डिस्क के बीच का हिस्सा सबसे ज्यादा गाढ़ा था, इसलिए वहां सबसे ज्यादा मटेरियल इकट्ठा हो रहा था। जैसे जैसे यह मटेरियल इकट्ठा होता गया, सेंटर पर प्रेशर और टेम्परेचर बढ़ता गया, जब तक टेम्परेचर 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस तक नहीं पहुंच गया। और तब कुछ अद्भुत हुआ। हाइड्रोजन एटम्स इतनी जोर से टकराने लगे कि वो आपस में फ्यूज होने लगे और हीलियम बनाने लगे। इसे कहते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन। और जब न्यूक्लियर फ्यूजन शुरू हुआ, हमारा सन जल उठा। बादल के सेंटर का वो मटेरियल अब एक तारा बन गया था। हमारा सोलर सिस्टम का 99.8% मास अब इस एक तारे में था। बाकी सिर्फ 0.2% डिस्क के बाहरी हिस्से में बचा था, और उस 0.2% से बनने वाला था बाकी सब कुछ। सन के चारों तरफ अब भी एक घूमती हुई डिस्क बची थी, गैस, धूल और छोटे छोटे रॉक पार्टिकल्स की। यहां से शुरू होती है प्लैनेट्स बनने की कहानी।
डिस्क में छोटे छोटे धूल के कण आपस में टकराते रहे। कुछ टकराव में वो टूट गए, लेकिन कुछ टकराव में स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी जैसी फोर्स की वजह से वो आपस में चिपक गए। धीरे धीरे धूल के कण बने पेबल्स, पेबल्स बने बोल्डर्स, बोल्डर्स बने प्लैनेटेसिमल्स, यानी छोटे प्लैनेट्स जैसी चीजें, कुछ किलोमीटर बड़ी। अब सोलर सिस्टम एक शांत जगह नहीं था, हर तरफ टकरे हो रही थी। विशाल चट्टानी पिंड एक दूसरे से टकरा रहे थे, कुछ टूट रहे थे, कुछ बड़े होते जा रहे थे। ये एक तरह का कॉस्मिक बैटल रॉयल था। जो वस्तुएं सबसे बड़ी होती गईं, उनकी ग्रेविटी और मजबूत होती गई। वे अपने आसपास की और सामग्री को खींचने लगी। धीरे धीरे ये प्रोटो प्लैनेट्स में बदल गईं, यानी ग्रहों के शुरुआती रूप। अब इन प्लैनेटेसिमल्स के पास खुद का थोड़ा ग्रेविटी था। ज्यादा ग्रेविटी मतलब ज्यादा चीजें खींचना, मतलब और बड़ा होना, मतलब और ज्यादा ग्रेविटी। फिर वही स्नोबॉल इफेक्ट। करोड़ों सालों में ये प्लैनेटेसिमल्स आपस में टकराते रहे, जुड़ते रहे, जब तक कि कुछ बड़े गोल्ड प्लैनेट्स नहीं बन गए। लेकिन एक प्रॉब्लम थी। सन के पास जहां टेम्परेचर बहुत ज्यादा था, सिर्फ रॉक और मेटल ही सॉलिड रह सकते थे। गैस वहां टिक नहीं सकती थी, वो उड़ जाती थी। इसीलिए सन के पास बने रॉकी प्लैनेट्स, मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, मार्स। लेकिन सन से दूर जहां टेम्परेचर बहुत कम थी, गैस और आइस भी सॉलिड रह सकते थे। वहां इकट्ठा हुआ बहुत सारा हाइड्रोजन और हीलियम गैस और बने गैस जायंट्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपट्यून। यानी सिर्फ टेम्परेचर की लोकेशन ने तय कर दिया कि कौन सा प्लैनेट रॉकी होगा और कौन सा गैस जायंट। अर्थ रॉकी है सिर्फ इसलिए क्योंकि वो सन के सही डिस्टेंस पर बनी। इनमें से जुपिटर सबसे पहले और सबसे तेजी से विकसित हुआ। वह इतना बड़ा हो गया कि उसकी ग्रेविटी ने आसपास की भारी मात्रा में गैस को अपनी ओर खींच लिया। आज जुपिटर इतना विशाल है कि उसके अंदर लगभग 1300 पृथ्वियां समा सकती हैं। अगर जुपिटर समय पर न बना होता तो शायद हमारा पूरा सोलर सिस्टम आज बिल्कुल अलग दिखाई देता। कुछ वैज्ञानिक तो यह भी मानते हैं कि जुपिटर ने कई संभावित ग्रहों को बनने से रोक दिया। उसकी शक्तिशाली ग्रेविटी ने बहुत सी सामग्री को बिखेर दिया, जिसकी वजह से मार्स और जुपिटर के बीच एस्टेरॉयड बेल्ट बन गई। लेकिन पृथ्वी की कहानी अभी बाकी थी। लगभग 4.4 अरब साल पहले एक युवा ग्रह के रूप में पृथ्वी का निर्माण हो चुका था। लेकिन यह वो सुंदर नीला ग्रह नहीं था जिसे हम आज जानते हैं। इसकी सतह पिघली हुई चट्टानों से ढकी थी, हर तरफ ज्वालामुखी थे। अंतरिक्ष से लगातार क्षुद्र ग्रह और धूमकेतु टकरा रहे थे। और फिर सोलर सिस्टम के इतिहास की सबसे महत्वपूर्ण घटनाओं में से एक हुई। एक मार्स आकार की वस्तु, जिसे वैज्ञानिक थिया कहते हैं, पृथ्वी से टकरा गई। यह टक्कर इतनी शक्तिशाली थी कि पृथ्वी का एक बड़ा हिस्सा अंतरिक्ष में उछल गया। लाखों टन चट्टानी पदार्थ पृथ्वी के चारों ओर घूमने लगा। समय के साथ वही मलबा आपस में जुड़कर हमारे चांद में बदल गया। यानी संभव है कि चंद्रमा वास्तव में पृथ्वी का ही एक हिस्सा हो। लेकिन सोलर सिस्टम अभी भी शांत नहीं हुआ था। अगले कई करोड़ वर्षों तक ग्रहों पर लगातार टक्करें होती रही। इस काल को लेट हेवी बम्बार्डमेंट कहा जाता है। पृथ्वी, चंद्रमा, मंगल और अन्य दुनियाएं लगातार एस्ट्रॉइड्स की मार झेल रही थी। कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि पृथ्वी का अधिकांश पानी भी इसी दौर में आया। बर्फ से भरे एस्टेरॉइड्स और कॉमेट्स लगातार पृथ्वी से टकराते रहे और धीरे धीरे महासागरों के निर्माण में योगदान दिया। यदि यह सच है तो आपके शरीर में मौजूद पानी का कुछ हिस्सा शायद उन प्राचीन धूमकेतुओं से आया हो जो अरबों साल पहले सोलर सिस्टम के बाहरी हिस्सों से यात्रा करके पृथ्वी तक पहुंचे थे। धीरे धीरे टक्करें कम होती गई, ग्रह अपनी स्थिर कक्षाओं में स्थापित हो गए, सोलर सिस्टम व्यवस्थित होने लगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कहानी खत्म हो गई। आज भी सोलर सिस्टम लगातार बदल रहा है। हर साल चंद्रमा पृथ्वी से लगभग 3.8 सेंटीमीटर दूर जा रहा है। सूर्य हर सेकंड लगभग
40 लाख टन द्रव्यमान ऊर्जा में बदल रहा है। एस्टेरॉइड्स अब भी ग्रहों के पास से गुजरते हैं। धूमकेतु अब भी सूर्य के आसपास चक्कर लगाते हैं। तो रिकैप करें तो एक मरता हुआ तारा, शॉकवेव, धूल का बादल सिकुड़ा, स्पिनिंग डिस्क बनी, सेंटर में सन जला, बाकी डिस्क से प्लैनेट्स बने। बस इतना ही। इसी प्रोसेस से हमारा पूरा सोलर सिस्टम बना। अब एक आखिरी बात, याद है हमने शुरुआत में कहा था ये सब एक मरते हुए तारे से शुरू हुआ। उस मरते तारे ने जो धूल छोड़ी उसमें कार्बन था, ऑक्सीजन था, आयरन था, कैल्शियम था। वही धूल अर्थ में मिली, अर्थ के ओशंस में, एटमॉस्फेयर में, रॉक्स में। और वही एलिमेंट्स आज तुम्हारे शरीर में है। तुम्हारी हड्डियों का कैल्शियम, तुम्हारे खून का आयरन, तुम्हारी सांस की ऑक्सीजन, ये सब उसी ओरिजिनल नेबुला से आया है। जिस धूल से सन बना, प्लैनेट्स बने, उसी धूल से तुम भी बने हो। ये सब उस कॉस्मिक फैक्ट्री की विरासत है जिसने 4.6 अरब साल पहले जन्म लेना शुरू किया था। अगर हमारा सौरमंडल एक गैस और धूल के बादल से बन सकता है, तो क्या इसी समय गैलेक्सी के किसी दूसरे कोने में नए सौरमंडल बन रहे होंगे? और उन नवजात दुनियाओं में से किसी एक पर क्या अभी किसी दूसरी पृथ्वी की कहानी शुरू हो रही होगी? लेकिन यह सवाल होगा हमारे अगले व्योम विज्ञान का। और ऐसे ही मजेदार वीडियो के लिए लाइक और सब्सक्राइब करें।